करती हूँ। मेरा नाम है संगीता टीचर और मैं आपको हिंदी यह विषय पढ़ाने वाली हूँ। आप सभी के पास तो किताबें होगी। ये देखिए रिविजन भाग 5। इसमें से हमारा पहला लेसन है राख की रस्सी। पन्ना नंबर 5 निकालिए। यहाँ पर मैं आपको, ये एक लोक कथा है। लोक कथा का मतलब जहाँ पे भाषा और विचार गाँवों की, उसमें क्या होती है, गाँवों जैसी भाषा सरल होती है और वो हमारे मन को भी अच्छी लगती है। आपने चौथी कक्षा में जैसे कि मुक्त ही मुक्त यह एक लोक कथा पढ़ी होगी, तभी आपको समझ में आया होगा कि लोक कथाएं कैसे होती है। उसकी जो भाषा होती है वो क्या होती है, भाषा विचार और उसमें क्या होती है, भावों की सरलता होती है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि इस कहानी में या इस पाठ में क्या है। तो मेरा हमारे पाठ का नाम है राख की रस्सी। ठीक है। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगमसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। तो यहाँ पे लोनपो गार, पहले तो ये राजा है, तिब्बत के राजा हैं और यहाँ पर लोनपो गार नामक कौन थे, मंत्री थे। लोनपो गार, ठीक है। ये 32वें राजा सोनगमसेन गाम्पो के राज्य में क्या करते थे, एक मंत्री थे। इन्हीं से हमारी कहानी क्या है, कहानी शुरू होने वाली है। ठीक है। लोनपो गार तिब्बत के राजा 32वें सोनगमसेन गाम्पो के राज्य में क्या थे, एक मंत्री थे। अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए वे दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। चैन से जिंदगी सारी चल रही थी। ठीक है। तो हाजिर जवाबी थे, मतलब तपाक से जवाब देते थे। कोई भी अगर उनसे सवाल पूछे तो वो क्या करते थे, झट से उसका क्या करते थे, जवाब दे देते थे। कोई उनके यहाँ टिकता नहीं था। चैन से, शांति से सब कुछ चल रहा था। चैन से मतलब शांति से सब कुछ, सब अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन फिर भी उन्हें एक समस्या थी। लोनपो गार को एक बेटा था। उनकी यही एक समस्या थी। वो क्या था, बहुत ही क्या था, सबसे उन्हें अगर कोई चिंता सताती थी तो वो था उनका बेटा। इसका कारण क्या था कि ये बहुत बेटा क्या था, भोला था, बहुत ही भोला था। होशियारी तो उसे मानो छू कर ही नहीं गई थी। उनका जो बेटा था लोनपो गार का, वो बहुत ही भोला था। बेटा बहुत सीधा साधा था। तो वो क्या सोचती थी कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, क्योंकि ये तो क्या है, बहुत ही सीधा सरल है मेरा बेटा, तो मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा। क्या कहा, एक दिन लोनपो गार ने 100 भेड़े दिए उसे और बाजार जाने के लिए कहा। 100 भेड़ियों के साथ बाजार जाओ, ऐसा उन्होंने कहा। किसे कहा, तो बेटे को कहा। किसने कहा, लोनपो गार ने कहा कि आप तुम क्या करो, बाजार जाओ और बाजार जाकर क्या करना है, 100 भेड़े लेकर आना। लेकिन ये जो भेड़े हैं ना, इन्हें तुम्हें बेचना नहीं है, तो ये भी बेचना नहीं है और साथ ही साथ तुम्हें क्या लानी है, ज्वार। जौ मतलब ज्वार, बाजरी, ज्वार की आपको कितनी थैलियां लानी है, 100 ही थैलियां लानी है। जौ की 100 थैलियां लानी है, ऐसा उन्होंने कहा। क्या कहा उन्होंने अपने बेटे को, तुम बाजार जाओ, आज जाते समय क्या लेके जाओ, 100 भेड़े लेके जाओ और आते समय तुम्हें क्या करना है, ये भेड़े तुम्हें बेचने नहीं है, बेचने के लिए बाजार नहीं जाना है, तो उन्हें लेकर जाओ और आते समय कितनी जौ की कितनी थैलियां लाओ, तुम 100 जौ की थैलियां भर कर लेकर आओ, ऐसा उसे कहा गया। लोनपो गार तो सोचने लगा, अरे अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये बेचने के लिए भी नहीं कहा है और जाते समय, बाजार जाते समय उसने साथ में पैसे भी नहीं लिए थे। अब वो सोचने लगा कि क्या करूं मैं अभी। तो उसे बाजार में उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की को सारी हकीकत बताता है कि मेरे बाबूजी ने मुझे क्या कहा है, भेड़िया भी लेकर जाने के लिए कहा है और मुझे जौ की 100 बोरियां भी घर पर लाने के लिए कहा है। तो
उससे क्या होता है, एक लड़की उसके सामने खड़ी होती है और वो पूछती है क्या बात है, क्यों इतने दुखी हो। तो लोनपोगार ने सारी हकीकत बता दी कि मेरे पिताजी ने मुझे क्या कहा गया है, जौ की 100 बोरे लाने के लिए कहा है। तो उसने कहा इतना दुखी क्यों होते हो बाबा। इतना कहकर लड़की ने क्या किया कि इन सारे भेड़ियों के 100 भेड़ियों के उसने क्या किए, बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। अब इनके बाल को बाजार में बेचने के बाद पैसे आ गए। उन्हीं पैसों से उसने क्या खरीद लिया, जौ की 100 बोरियां खरीद ली। मतलब पहले 100 भेड़ों की उसने क्या किया, उनके बाल उतारे 100 भेड़ियों की, ठीक है, और उससे उन्होंने क्या किया, पैसे कमाए और चला गया। लोनपोगार का बेटा घर जाकर अपने पिताजी से कहा, ये लीजिए पिताजी, आपने तो कहा था कि भेड़िया बेचनी नहीं है, मैंने तो ये सब कर लिया, भेड़िया भी नहीं बेची और मैंने जो कि 100 बोरे आपके पास लेकर आ गया। सारी आप बीती उसने बताया। आप बीती मतलब घटित हुई घटना। तो अब क्या हुआ देखते हैं। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। लोनपोगार को तो ऐसा महसूस हो रहा था कि इतना होशियार तो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्होंने सुना और वो उठकर बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को फिर से एक बार बुलाया और क्या कहा देखते हैं। पिछली बार भेड़ों के तो बाल उतार बेचे थे तुमने ना, अब तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है। दोबारा उन भेड़ों को तुम बाजार लेके जाओगे और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही आओगे। मतलब दूसरी बार भी उन्होंने क्या किया कि तुम बाजार जाओ, हाँ बेटा तुम कल बाजार जाओ, जाते समय 100 भेड़े लेकर आओ और जौ की 100 बोरे आते समय तुम लेकर आओ। लेकिन क्या करना है, इस बार तुम्हें क्या करना है, भेड़ियों के बाल नहीं उतारने हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो ठीक है, बेटा तो चला गया। बीच में जाने के बाद वो फिर एक बार सोचने लगा और निराश होकर बैठ गया कि अब क्या करूंगा, मेरे बाबूजी ने तो कहा है अब तुम उनके बाल भी नहीं उतारोगे। तो वो सोचने लगा। उन्हें में फिर एक बार उसकी मुलाकात किससे हुई, उस लड़की से हुई और उसने सारी हकीकत उस लड़की को बता दी। तो उसने क्या सुझाया देखते हैं। तो उसने कहा एक तरीका है, हम अब क्या करेंगे, इन भेड़ियों के ना सींग उतारेंगे, जो ऊपर सींग होते हैं ना, वो हम क्या करेंगे, इनके सींग उतारेंगे। सींग उतारने के बाद हम क्या करेंगे, बाजार में वो सींग बेच देंगे और बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे हम क्या करेंगे, जौ की 100 बोरे खरीद लेंगे। तो बहुत खुश हुआ लोनपोगार का बेटा, हाँ ऐसा हम कर सकते। इसके बाद क्या हुआ, लोनपोगार के बेटे ने बेचकर बोरे खरीदी। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की अपने अपने घर चली गई। भेड़े और जौ के बारे में पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा तो बहुत खुश था। अरे वाह, आज भी बहुत अच्छा हुआ, आज भी मुझे पिताजी नहीं डांटेंगे ना, क्योंकि मैंने जौ की 100 बोरे भी ला लिए और भेड़े नहीं बेची। ऐसा करके वो खुश होकर घर चला जाता है। अब घर जाने के बाद तो उसने विजयी भाव से सारी कहानी सुना दी कि एक लड़की मुझे मिली थी और उसने मुझे ऐसा ऐसा बताया। तो उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ राख की रस्सी बना कर दे दे, क्योंकि लोनपोगार को तो मालूम था कि उसका बेटा इतना होशियार नहीं है। ये सारी जो चालाकी की है किसने की है, इस लड़की ने की है। तो लोनपोगार ने बताया तुम क्या करोगे, उस लड़की को कहोगे कि 9 हाथ लंबी, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनानी है। 9 हाथ लंबी रस्सी बनाने के लिए कहा उसे। 9 हाथ, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, ऐसे मिलाकर कितने हाथ, 9 हाथ लंबी उसे रस्सी बनाने के लिए कहा। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश बता दिया। वो तो चला गया और कहा पिताजी ने तुम्हें क्या कहा है, 9 हाथ बड़ी लंबी रस्सी बनाने के लिए कहा है। 9 हाथ लंबी रस्सी बनाने के लिए कहा है। तो उस लड़की ने कहा मैं तो बता देती हूँ, इसमें क्या है, मैं आपको तुम्हें कितना बता देती हूँ, 9 हाथ लंबी रस्सी बना देती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ऐसा उसने कहा। क्या शर्त है देखते हैं। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी
मगर तुम्हारे पिताजी को ना वो गले में पहननी हो, ऐसा उसने बताया। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना तो असंभव है। वो उसका संदेशा लेकर लोनपोगार के पास चला गया। लड़की ने क्या कहा, मैं रस्सी तो बनाती हूँ 9 हाथ लंबी, लेकिन तुम्हारे बाबूजी को वो क्या करनी है, गले में पहननी हो। तो लोनपोगार ने कहा ये तो असंभव चीज है। हाँ ठीक है, मैं पहनूंगा। ऐसा संदेशा लेकर वो लोनपोगार का बेटा लड़की के पास चला गया। अगले दिन क्या हुआ देखते हैं। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ले ली। उसके बाद उसने क्या किया, पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। मतलब उसने 9 हाथ लंबी रस्सी ली। आपको सिलबट्टा मालूम होगा, सिलबट्टा म्हणजे पळपट लाटणे, मराठी में वरवंटा पाटा, वो सिलबट्टा होता है ना, तो इसे क्या कहा गया है, पत्थर का सिल कहा गया, पत्थर का सिल। तो उसने क्या किया, 9 हाथ लंबी रस्सी ली और वो यहाँ पे ऐसे रख दी सिलबट्टे पर या पत्थर के सिल पर। और उसके बाद रस्सी उसने जला दी। क्या किया, 9 हाथ लंबी रस्सी ली, इस पत्थर का सिल मतलब वो जो सिलबट्टा होता है वो बड़े वाले पत्थर के सिल पर उसने वो ऐसी रस्सी रखी और उसे जला दिया। जलाने के बाद क्या हो गया, रस्सी तो जल गई और उसकी राख रह गई। ऐसे ऐसे धुआं जलाने के बाद क्या हो गया, रस्सी तो जल गई। जैसे हम देखते हैं ना, कछुआ अगरबत्ती हम लगाते हैं, तो कछुआ अगरबत्ती लगाने के बाद पेपर पर जो उसकी राख दिखाई देती है, अगरबत्ती तो चली जाती है ना, लेकिन उसकी राख रह जाती है। तो क्या हम वो राख उठाकर गले में पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते, राख होती है वो। हम ऐसे पेपर में ऐसे ऐसे करने के बाद वो झट से नीचे गिर जाती है। तो लड़की ने क्या किया, धीरे से वो जो रस्सी थी वो उठाई और उसी समेत मतलब राख के समय उसने क्या किया, वो लेकर कहाँ चली गई, इस लोनपोगार के पास चली गई। लोनपोगार के पास जाने के बाद क्या हुआ, उसने तो कह दिया लोनपोगार को, ये लीजिए राख की रस्सी और पहन लीजिए। अब लोनपोगार सोचने लगा, अरे राख की रस्सी मैं गले में कैसे डालूंगा, गले में डालने के बाद वो तो टूट ही जाएगी ना, वो थोड़ी रहेगी। लेकिन इससे क्या पता चला लोनपोगार को, ये जो लड़की है ना ये बहुत ही होशियार है और यही हमारे बेटे के लिए सही है। मतलब उसका बेटा तो कैसा था, बहुत ही भोला था और ये लड़की बहुत ही होशियार थी। तो उसने क्या किया, शादी का प्रस्ताव इसे दिया और बड़े धूमधाम से लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी इस लड़की के साथ कर दी। तो इसीलिए इस पाठ को क्या नाम दिया गया है, राख की रस्सी। क्या कभी राख की रस्सी कोई गले में डाल सकता है? नहीं, वो तो टूट ही जाती है। तो इसी से आपको समझ में आया होगा कि इस लड़की ने कौन कौन सी होशियारी दिखाई है। तो आपको ये पाठ समझ में आया ही होगा। तो आपको होमवर्क के लिए मैं बताती हूँ, आपके वर्कबुक में देखिए पन्ना नंबर 7 है, 7 और 8। जितने आपको सवालों के जवाब, जैसे कि सोनगांव सेनगामपो कौन थे, तो सोनगांव सेनगामपो तिब्बत के 32वें राजा थे। उस राजा के मंत्री का नाम क्या था, कौन था मंत्री, लोनपोगार था। ये जो प्रश्न है पन्ना नंबर 7 और 8, इसमें किससे कहा, आप लिख सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि वर्कबुक पेज नंबर 7 और 8 कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आई ना कहानी? कहानी तो बहुत अच्छी है। चलिए, और ये होमवर्क आप कंप्लीट करके मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।